नाज़रीन, जैसा कि मेरे भाई चद्दर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब्बास अली साहब, तो मैं चाहूँगा कि वहीं से कंटिन्यू करें जो जहाँ से हमने ब्रेक लिया था। देखिए, गुजारा ये है कि हम सारी चीज़ को आवाम के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं और हमारे जो लीडर्स हैं उनकी अक्सर कोशिश यही होती है कि अपनी स्किन को सेव करें और आने वाले इलेक्शंस के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे। जी हम बड़े इनोसेंट हैं और दरअसल ये मामला तो हुए जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई है, इससे हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। इस बात से तो मेरे भाई अब्दुल्ला मलक भी एग्री करेंगे, चौरसा भी एग्री करेंगे कि हमारे लीडर्स जो हैं ये जब भी इलेक्शन की बात स्टार्ट होती है तो इनकी पहली जो आंख होती है वो यूएसए में, अमेरिका की तरफ जाते हैं। इनको वहाँ से आशीर्वाद मिलना है तो इन्होंने यहाँ पे आके अवाम में इलेक्शन लड़ना है। अगर ये समझते हैं कि वहाँ से इनको आशीर्वाद नहीं, हम अपनी पॉलिसीज बनाने में आजाद नहीं हैं। बिल्कुल नहीं है, हम अपने आप को खुद ही, अच्छा हो सकता है अमेरिकन ये ना सोचते हो हमारे बारे में, ठीक है, हम खुद ही कोशिश करते हैं कि हम उनको साबित करें कि हम आपके बगैर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। एक बात मैं और जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखें, यहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं ये मुल्क की बात नहीं सोचते। व्हाट्सएवर जो भी हमारे इस वक्त लीड कर रहे हैं मुल्क में, ये अपनी ज़ात की बात सोचते हैं कि हमने गवर्नमेंट में किस तरह आना है और उसको कैसे कंटिन्यू करना है। इसकी मिसाल ये है कि आप ये देख लें ज़रदारी साहब के जो इन्होंने जिस तरह पैंतरे चेंज किए हैं, एक जगह पे कस्में कुरान उठाए, फिर मुकर गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। उन्होंने ये एक काम किया सिर्फ, जो मेरी नज़र में एज अ कॉमन सिटीजन, कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के जो 5 साल है उनको कंटिन्यू, पोलिटिकली वो समझते हैं कि कामयाब है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का ये वतीरा नहीं होता। आगे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं। देखिए, हमारे लीडर्स जो हैं अपनी हुकूमतों को आगे चलाने के लिए और अपनी सियासत को बचाने के लिए एक बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं। वो ये है कि हमारी आवाम का टेम्परामेंट चेंज कर दिया। हम जो आम सिटीजन है उसका टेम्परामेंट चेंज हो चुका है। अब आप देख लें, जो इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग के ऊपर अगर लोग हड़ताल के लिए बाहर आते हैं तो क्या होता है, गाड़ियों का क्या अशर लोग कर रहे हैं। आप टीवी पे देखो, अपने लोगों की अमलाक जो है, अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि ये वही अवाम है जो एक पीसफुल लाइफ में थी, इनको इतना डिस्कम्फर्ट कर दिया, इनको इतना, इनका जो हमारी लायबिलिटी और राइट्स की जो लेवल था वो इतना चेंज हो चुका हुआ है कि अब मरने के अलावा कोई और चीज़ रह नहीं गई। हम अगर सड़क पे आते हैं तो हम कहते हैं जी ये जो चीज़ हमारे हाथ में आ गई है, इंसान है, गाड़ी है, कुछ है, अगर हम जुलूस की सूरत में है तो हमारी चीज़ तबाह कर दे। ये भी एक चीज़ बड़ी खतरनाक हमारे मुल्क के लिए हो रही है कि ये लीडर जो है, वही बात आपकी कि यूएसए शाहरुख खान की बात के ऊपर विदिन 60 मिनट्स माफी मांगता है और हमारे जवानों की शादी के ऊपर अभी तक उसने इस बात के माजरत नहीं की। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर्स की कमजोरी है। उसके साथ अटैच जो फैक्टर्स हैं उसमें आप आवाम को कहीं शामिल कर लें कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते और हम अपने लीडर्स को चुनते हुए इस बात को नहीं गौर करते कि हम क्या फैसला करें। अब्दुल्ला मलिक साहब, लीडरशिप की कमजोरी है। देखिए, पहली बात तो यह कि मैं फिर ये बात कहूँगा, जो पॉलिसियाँ होती है ना उनका तसलसल होता है, बड़ा अहम होता है। और माजरत के साथ ये बड़ी सच्ची, चद्दर साहब ने कहा सच बोलना चाहिए, सच्ची बात है। जो हमारी माजी की पॉलिसियाँ थी वो मुल्क की उमंगों और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं थी, ये सच्ची बात है। और जो अगर आज ये हुआ होता तो इसके असर हम पे भी आ रहे होते। जब आपने अमेरिकन को 1979 में अफगान रशिया वार में आने दिया, शमसी एयरबेस, तारीख को भी मद्देनजर रखेंगे, शमसी एयरबेस किसने दिया था? वो ज़िया उल मरहूम ने दिया था। फिर हमारी हुकूमत ने तो, बल्कि इस जमहूरी हुकूमत ने तो उनसे वापस लिया। फिर ये क्या होता था, फिर ये ड्रोन हमले हमारी ही शमसी एयरबेस, हमारी सरजमीन से शमसी एयरबेस से हुआ करते थे और मॉरली हम कुछ हमारे लोग मर रहे होते थे, फिर हमारे लोगों पे हमलावर होते थे हमारी जमीन। फिर देखें ना, आप अपने घर को देखें, पहले आप किसी को आने देते हैं, फिर आप निकालते हैं, फिर अब आ गया तो फिर वो तो मालिक बन जाता है। आप अपने माशरे में देख लें, आज क्वेटा में देख लें क्या हुआ, हज़ारा के लोग मरे हैं, कराची में क्या हो रहा है, और कितनी हमारी मासूम बच्चियां हैं जिन्हें हमारे वो जो हमारे पुलिस वाले हैं वो रेप कर रहे हैं। आज भी अखबार में है, शेखुपुरे में हुआ, हाफिजाबाद में हुआ। क्या हम इन्ताद पजीर नहीं हो रहे? हमें अपने घर को भी देखना चाहिए। माशरा, आपने सही कहा, आपके प्रोग्राम भी माशरे पे उसका अक्कासी करता है, फोकस है। तो हमें उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि हम माशरे को क्या बिगाड़ रहे हैं। माशरे सदियों के बाद बनते हैं और हम क्या करते हैं, हम बड़े क्रिटिक्स हो जाते हैं। हम अपनी पार्लियामेंट को काम भी करने देते हैं और ये भी कहते हैं कि नहीं जी वो तो पहले दस्तखत हो गए थे, उन्होंने पहले तय कर लिया था। मैं कहता हूँ जी माने गलत है, लेकिन आज कम से कम पार्लियामेंट में बात तो होती है, बहस तो होती है, कंसेंसस तो होता है ना।
जमहूरियत, मैं कहता हूं इन मसाइल का हल सिर्फ जमहूरियत है, आने दें मजीद जमहूरियत, इसके आने से कम एक कंटिन्यूटी होगी, लोगों को अपने अच्छे नुमाइंदे इलेक्ट करने का मौका मिलेगा, और जो बुरे होंगे पानी में जैसे चीज फ्लोट नहीं कर जाती ऐसे ही नितार चलेंगे, चले जाएंगे। अवाम के पास सबसे ताकतवर चीज क्या है? वोट है। देखिए हम बैलेट और बुलेट में फर्क होता है, हम बुलेट के जरिए तो नहीं तब्दीली ला सकते। बैलेट के लिए बैलेट जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन होगा तो अवाम बिल्कुल अच्छे लोगों को मुंतखब करे, खा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मैं ये समझता हूँ कि बुरे लोग हमारी पार्टी में होंगे, दूसरों में होंगे, लेकिन हम इसका कंपैरिजन नहीं करते। हमारी ये कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वज़रा होते हैं, वो अवाम के खादिम होते हैं, वो अवाम के डिलीवर करने वाले होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं रूल ऑफ बिजनेस है, उसमें आप ये नहीं कह सकते मैं उसको पसंद नहीं करता। जो रूल ऑफ बिजनेस में लिखा है, मतलब जो आपका आइन है ना, उसके मुताबिक आपने चलना है। चाहे जाती देखना, मेरी और आपकी दावत है, आप चीफ मिनिस्टर, मैं गवर्नर हूँ, मेरी और आपकी दावत की वजह से अवाम क्यों सफर करे? ये तो गलत है। आप उन्हीं के टैक्सों से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एड्रेस करना है सारे मामलात को। जी, आपने अब्दुल्ला मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं समझता हूँ चौधरी साहब, आपका चूंकि फॉरेन अफेयर का एक्सपीरियंस भी है, और दोनों चीजों को मैं इस तरह से मैं सवाल कर लूं कि एक तो पहले आप जवाब दें कि ये जो जमहूर से जमहूरियत है, आपने जमहूर की हुकूमत कहां तक देखी इस मुल्क में अब इस वक्त? और दूसरी बात यह है कि जो तजारत हमारी जो दरवाजे खुले हैं, मोहब्बत की पींगे हैं, और जनाब हर तरफ रक्स जो है उधर भी और इधर भी आपको नजर आया है वाघा बॉर्डर पे, तो इसके क्या असरात आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क पे होंगे? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 2 फेजेस नजर आते हैं वाज़ेह, पहले 30 साल और उसके बाद के 30 साल। पहले 30 साल खत्म हो गए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के साथ। मैं खुद उस वक़्त मिडल ईस्ट में एम्बेसीज में सीनियर पोजीशन पे काम करता था जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, और हमारा सर फख्र से इस कदर बुलंद होता था कि उनके शहजादे और बादशाह लाइन में लगे होते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिसीव करने के लिए। और इन कम्स प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, जो हर महीने सऊदी अरेबिया चले जाते थे, उनको इनवाइट भी नहीं किया जाता था, और एक दफ़ा वो रियाद एयरपोर्ट पे 1 घंटा जहाज में बैठे थे सिर्फ इसलिए कि कोई वजीर सऊदी अरेबिया का भी मुझे रिसीव करने आ जाए। और हम और हमारे एम्बेसडर साहब घर घर नॉक कर रहे थे कि हमारे सदर साहब जहाज में कैद हैं। अच्छा। और गर्मी बहुत हो गई है, ग्राउंड पावर फेल हो गई है, कोई बंदा आ जाओ जो उनको रिसीव कर ले। और फिर रियाद का एजुकेशन का मिनिस्टर हमें अवेलेबल हुआ था, और उसने आके इनको जहाज से निकाला था। क्या नाम था वजीर तालीम साहब का उनका नाम तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद। अच्छा, उन्होंने फिर बड़ी पुरानी बात हो गई है। तो जो लीडरशिप की बात अब्दुल्ला मलिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उनका भी एक कद काठ होना चाहिए, उनका भी एक वकार दुनिया में होना चाहिए। कौमें मदद करती हैं, लीडर उनको लीड करते हैं, और इससे इज्जतें बनती और बरकरार रहती हैं। ज़ियाउल हक खुद जो यहाँ के वो बहुत सी बीमारियों की जड़ हैं जो इस दुनिया में, इस मुल्क में पैदा हुई उनके बाद और उनके दौर में, लेकिन उनके बाद आने वाले भी जितने आज तक हैं, उनमें से भी कोई अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सका। हर बंदे ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कर्जों के अंबार लगा दिए इस कौम के सर के ऊपर कि मुआशी आज़ादी नहीं तो फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सकती। आपने हिंदुस्तान की बात की, मैं इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूँ कि ये एक सही सिमत में एक कदम है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी कौम को आसूदा हाल और मुआशी तौर पे अपलिफ्ट करना है, तभी हमारी इज्जत घर पे भी होगी और बाहर भी होगी। अच्छा, यहाँ आपने बात की है कि जी कर्जों की। अच्छा, इस वक्त जो फिगर्स हैं
जो गवर्नर साहब हैं यासीन अनवर साहब, उन्होंने जो कहा है कि 591 अरब रुपए के हुकूमती कर्जों से मईशत जो है वो बुरी तरह जो है तबाह हो गई है और महंगाई जो है मजीद बढ़ जाएगी। अब देखें कि अब अवाम का आगे क्या हाल होने वाला है। और वो कहते हैं कि मुझे खदशा है कि हुकूमत जो है अगले बजट के लिए मजीद कर्जे लेगी। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है, हम पूछेंगे गवर्नमेंट से कि मजीद ये आगे बजट कैसा लेके आ रहे हैं आने वाले वक्त में, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट हमें किधर लेके जा रही है? गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही? ये आपका गवर्नर जो है स्टेट बैंक का, वो आपको इंफॉर्मेशन क्या देनी है, वो चीख चीख के कह रहा है कि जी एक तो इंफॉर्मेशन इन राइटिंग देना होती है ना कि आप किधर जा रहे हैं, उसके बावजूद जो है हम होश के नाखून नहीं ले रहे। इसमें देखिए बात ये है, मेरे भाई ने भी बहुत बड़ा क्लेम किया जी, हमने वो शमसी एयरबेस हमने खाली करवा लिया यूएसए से और ये बड़ी अचीवमेंट है, पहले जो गवर्नमेंट थी उसने दे दिया, हमने ले लिया। आप एक बात को तो मिसाल के तौर पर यहाँ पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ 10,000 ऐसी मिसालें हैं जो मुल्क के अंदर हो रही हैं। यहाँ पे आपके बच्चों को शहीद किया जाता है, रेमंड डेविस के आप देख रहे हैं उसके मामलात में। यहाँ पे आप कोयटा में क्या हो रहा है आजकल, सड़कों पे लोगों को शहीद किया जा रहा है, कराची में। आप इन चीजों को एग्जांपल्स नहीं देख रहे और इसके पीछे आप गौर नहीं कर रहे कि कौन लोग हैं। आपके बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कराची के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कोयटा के हालात किस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस तरफ जा रही है। मेरे भाई, मेरी गुजारिश ये है, जब तक ये अपनी करप्शनों पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये अपनी तिजोरियों को लॉक नहीं करेंगे कि बस बहुत हो गई, उस वक्त तक इस मुल्क में अगर आप ये सोचें कि आपको खुददारी मिल जाएगी, आप किसी की आंखों में आंखें डाल के देख सकेंगे, आप आवाम का को भला कर सकेंगे, या आप अपने मुल्क के अंदरूनी या बैरूनी मामलात को लेकर चल, ये जो जो ट्रेड की बात करें, देखिए ये स्टेप है, वन ऑफ द स्टेप है, ठीक है, फाइन। अगर आप समझते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड में आवाम को, मुल्क को फायदा हो सकता है, जाएं, लेकिन बुनियादी चीजों को तो करेक्ट करें ना। आप कहते हैं 4 साल हमने बड़ा सक्सेसफुली जनाब डेमोक्रेसी में हम चले गए जी, अब नेक्स्ट हम इलेक्शन ईयर में आ गए। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके 4 साल डेमोक्रेसी के अंदर एक आम शहरी को क्या हासिल हुआ है, एक आम सिटीजन को क्या हासिल हुआ है? और सबसे जो अलमिया की बात है, मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं इस वसासत से कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? ये सवाल बड़ा अहम है कि एक तो जमहूर जो है उसको जमहूरियत से क्या मिला और पाकिस्तान को इस जमहूरियत से क्या मिला, जरा बताइए। पहली बात तो यह कि जमहूरियत कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब तक आप उस माइंडसेट फ्रेम में रहेंगे तो चीजें ट्रेवल करेंगी। गिव एंड टेक है। देखिए जमहूरियत कोई शक नहीं, जमहूर की हुकूमत है और जमहूर को क्या मिला, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन जरूर है। लेकिन आप ये देखें कि जमहूर आया कब है? जमहूर तब आया जब आपका इस हुकूमत ने जब 2008 में टेक ओवर किया तो $781 बिलियन का डेफिसिट था। तारीख के बदतरीन पाकिस्तान में माशी बदहाली थी। फिर इससे पाकिस्तान में पहले 18 माह में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 12 से 25% तक बढ़ा और पाकिस्तान की जो अवाम थी, जो जनता थी, वो चिल्ला उठी, महंगाई का सैलाब आ गया। वो जो मसनूई बबल था पिछले शौकत उनकी हुकूमत में, उसमें वो ब्रस्ट हुआ तो फिर क्या हुआ, सारी चीजें नजर आ गई। वो एक जाली अक्स था, एक्सपोज हो गया चीजें सारी महंगाई। आपको भी तो 4 साल मिले ना। बिल्कुल हमने क्या किया? बिल्कुल देखें, हमारे पास इस वक्त $18.39 बिलियन के फॉरेन रिजर्व है। फिर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, फिर हमने रीपेमेंट की है, 50 दफा ये अपने लोन दिए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी खुशहाली है, दूध की नहरें, बिल्कुल मसाइल हैं, लेकिन बैड गवर्नेंस भी है, ये भी माननी चाहिए। लोग ये सब क्या होता है, हुकूमत को अकेली जिम्मेदार नहीं होती। क्या था आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, बम ब्लास्ट हो रहे थे, जहाँ पे इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो तो फिर मेरे भाई वहाँ इन्वेस्टर तो नहीं आएगा। और फिर जो इसके जो इकोनॉमी को जो ग्रो करता है, जो एम्प्लॉयमेंट खत्म करता है, वो होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ही इन्वेस्टर होता है, रियल वही बोन होता है इकोनॉमी की और मुल्क की माशत का। जब आप उसको एक ऐसा माहौल नहीं देंगे, जब उसको ऐसा एटमोसफियर नहीं देंगे, ऐसी पॉलिसियाँ नहीं देंगे, फिर बाहर वाला तो कभी नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, उस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की महंगाई भी बढ़ेगी, गुर्बत में भी इजाफा होगा, मुआशरा भी टूट फूट का शिकार होगा। लेकिन एक हुकूमत एक जरूर चौधरी साहब से पहले एक जरूर कहूंगा कि मैं ये समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत को प्रो पीपल प्रो इन्वेस्टर ऐसी पॉलिसियां जरूर बनानी चाहिए जिसमें इन्वेस्टर का एतमाद बढ़े। इनका कहना है जी माहौल बनाना पड़ेगा। अब
अब माहौल बनाने के लिए कोई फरिश्ते तो नहीं आएंगे ऊपर से, माहौल बनाएगा कौन? जरा आप कुछ थोड़ा सा बता दीजिए, जो नहीं माहौल किसने बनाना है, किसकी जिम्मेदारी है? मैं तकरीबन 50 साल से इस मुल्क को बगौर जायजा ले रहा हूँ। इस दौरान में बड़ी हुकूमतें आई, बड़ी गईं। एक बात बार बार सुन के मेरे कान दर्द करने लग गए कि हमें लुटी पुटी मईशत मिली थी, हमें खजाना खाली मिला था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। अब बात यूं है कि हमने ये सिर्फ याद एक छोटा सा ब्रेक है जी, और यहीं से स्टार्ट लेंगे जी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।